अगर आपको ये ऑडियो शो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि ऐसी ही ऑडियो बुक्स इस शो पर हर हफ्ते आती रहें, तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारी मेहनत के नाम। आपके कंट्रीब्यूशन से हम आपकी पसंद की किताबें खरीद पाएंगे और आपके लिए लगातार नई कहानियाँ ला पाएंगे। आप इस QR कोड पर अपने हिसाब से कुछ भी अमाउंट 10, 20, 50 कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको अगर कोई खास बुक चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका पढ़ा करो सुना करो में। मेरा नाम है एहतशाम रईस और आप सुन रहे हैं केदार से कैलाश तक, जिसे लिखा है लेखक दीपक ने। अध्याय 4। दिल्ली वापस पहुंचने के बाद मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक था उन फोटो को डेवलप कराना जो पूरी यात्रा के दौरान खींची गई थी। चित्र अद्भुत कहानी कहने वाले होते हैं। कहा जाता है कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। ये सच है, लेकिन एक बात और सच है कि यात्रा के चित्र किसी हैप्पी एंडिंग हिंदी मूवी की तरह होते हैं, जो कि बाद में देखने पर सिर्फ सुखद, मीठी और अच्छी यादें ही प्रदान करते हैं। अधिकांश फोटो जब वर्षों बाद देखी जाती है तो हमारे मन में मीठी यादें और चेहरे पर मुस्कान लाती हैं। हम याद करते हैं कि जब इस फोटो को क्लिक किया गया था तब हमने कितना अच्छा समय बिताया था या कितनी अच्छी जगह देखी थी। वर्षों बीतने के साथ हर कोई यात्रा के छोटे विवरणों को भूल जाता है, या फिर ये फोटो केवल उस सुनहरे समय की याद दिलाती है जो उन्होंने पूरी यात्रा के दौरान बिताया था। ये क्षण हमारे साथ रहते हैं और हमारे मन में सुखद स्मृतियों की तरह, जैसे कि पत्थर में लिखा हो, अंकित हो जाते हैं। फोटो वास्तव में अनमोल अमूल्य होती हैं। हर यात्रा का उत्साह के साथ इंतजार किया जाता है, क्योंकि ये गंतव्य की प्रत्याशा से भरी होती है। इसी तरह फोटो का भी बड़े उत्साह के साथ इंतजार किया जाता था, क्योंकि वे यात्रा की सुखद यादों को ताज़ा करने का एक स्रोत होती हैं। इस बार ये मेरे लिए और भी महत्वपूर्ण थे, क्योंकि इसमें सुमन की भी फोटो होगी। फोटो बहुत सुंदर आई थी और हम सब ड्रिंक्स और डिनर के लिए एक दोस्त के यहाँ इकट्ठे हुए और तस्वीरों ने चटपटे और मज़ेदार स्नैक्स का काम किया। एक एक फ़ोटो का विश्लेषण करने में बहुत मज़ा आया। 2 ग्रुप फ़ोटो थी जिनमें हम सब एक साथ थे, और एक फ़ोटो मेरे दोस्त ने क्लिक की थी जिसमें मैं, सुमन, कार्तिक और लक्ष्मी के साथ खड़ा था। पूरे एल्बम में ये तीनों मेरी पसंदीदा तस्वीरें थी। उन तस्वीरों और ख़ासकर केदारनाथ मंदिर की तस्वीरें देखने के बाद मैं थोड़ा विचलित हो गया। वास्तव में मंदिर की कोई अदृश्य शक्ति थी जो मुझे अपनी ओर खींच रही थी, और फिर मुझे सुमन द्वारा बताई गई ज्योतिर्लिंग की पूरी कहानी याद आ गई। मेरे मन में फिर से सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई और मैंने इसे जल्द से जल्द पूरा करने का दृढ़ निश्चय किया और कामना की कि वास्तव में वे लोग जो मुझसे संपर्क करें जब वह अगले ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का प्रोग्राम बनाते हैं। उम्मीद थी कि मैं अब भी उसे याद होऊंगा, नहीं तो मुझे उन्हें अपने बारे में याद दिलाने के लिए कुछ करने की आवश्यकता थी। मेरे दिमाग में एक योजना आई और उससे मेरी आंखें चमक उठीं। अगली सुबह मैं नेहरू प्लेस बाज़ार में एक इंटरनेट कैफ़े में गया, जो एक फ़ोटोकॉपी और स्कैनिंग की भी दुकान थी। मैंने एक ग्रुप फ़ोटो और रिवर राफ्टिंग फ़ोटो स्कैन की और वहीं से मैंने अपने ईमेल अकाउंट में लॉगिन किया और सुमन और कार्तिक को एक अच्छा ईमेल लिखा। हाय कार्तिक और सुमन, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और मैंने आप सभी के साथ बिताए समय का आनंद लिया। आशा है कि आपने भी इसे समान रूप से एंजॉय किया होगा। मैं उन फोटो को संलग्न कर रहा हूँ जो मेरे दोस्तों द्वारा क्लिक की गई थी। ये यात्रा की प्यारी यादें हैं। मैं भविष्य में इस तरह की कई यात्राओं के लिए तत्पर हूँ, इस वादे के साथ कि रिवर राफ्टिंग जैसा कोई और रोमांचक कार्यक्रम नहीं बनाऊंगा। और एक स्माइली डाला। सादर, रौनक। मैंने इसे एक बार और पढ़ा, फोटो को अटैच किया और फिर भेज दिया। कुछ हफ्ते बीत गए और जीवन मेरे लिए हमेशा की तरह सामान्य और व्यावसायिक हो गया। ऑफिस, काम, दोस्तों, ड्रिंक्स, बाइक मस्ती और रूटीन लाइफ ने खुद को वापस सेट कर लिया था। और फिर एक शाम जब मैंने अपने ईमेल में लॉगिन किया तो मैंने उस नाम से एक ईमेल देखा जिसका मैं लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था। सुमन। मैंने जल्दी से ईमेल खोला। सुमन ने मेरे ईमेल का जवाब दिया था और कार्तिक को भी उस पर कॉपी किया था। डियर रौनक। क्या मैं सच में उसे प्रिय था? थैंक्स फॉर शेयरिंग द फोटोज़।
ये पूरे ग्रुप के साथ प्यारी फोटो है। कार्तिक और मैं चर्चा कर रहे थे कि हमने यात्रा का बहुत आनंद लिया और रिवर राफ्टिंग मज़ेदार थी। मैं तो सोच रही थी कि उस वक्त केवल उत्साह और जोश में आकर आपने सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का प्रॉमिस कर दिया था और अब तक इसके बारे में भूल गए होंगे। लेकिन आपका ईमेल पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि आप तो सीरियस हैं। मेरा सामाजिक कार्य वाला ग्रुप अक्टूबर और नवंबर के महीनों में महाराष्ट्र और गुजरात के विभिन्न शहरों में बच्चों के पोलियो ड्रॉप के अभियान का आयोजन करने जा रहा है। मैंने स्वेच्छा से पुणे और नासिक के शिविरों में काम के लिए अपना नाम दर्ज कराया है। ये मेरे लिए एक ही साथ में 5 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का ईश्वर द्वारा भेजा गया अवसर है। यात्रा में 4 से 5 दिन लगेंगे। कार्तिक और लक्ष्मी भी मेरे साथ आ सकते हैं। मैं सोच रही थी कि क्या आप भी आना चाहेंगे? अगर तुम भी आ रहे हो तो हम उसके अनुसार ट्रैवल और अकोमोडेशन का इंतज़ाम करेंगे। मुझे बताएं, मैं आपसे सुनने के लिए इंतज़ार करूंगी। वास्तव में क्या वह इंतज़ार करेगी? टेक केयर, ध्यान रखना, सुमन। मैं ईमेल के शब्दों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था और इसे फिर से पढ़ा। अगर आना चाहेंगे, मैं तो उड़ के आना चाहूँगा। मैं इस मौके को दोनों हाथ से जकड़ लूँगा और जाने नहीं दूंगा। मैं इस ट्रिप पर जाऊँगा, भले ही ऑफिस से इस्तीफा देना पड़े। सुमन के साथ 5 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के लिए 5 दिन बिताना सभी 5 इंद्रियों को साथ तृप्त और आत्मा को जीवित करने जैसा था। उसके लिए यह एक भगवान द्वारा भेजा गया अवसर था, लेकिन मेरे लिए यह एक देवी ने निमंत्रण दिया था। अपने पूरे परिवार, दोस्तों और परिचितों में मैं किसी को भी नहीं जानता था जिसने समस्त 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा की हो। करना तो भूल ही जाइए। मुझे पूरा यकीन है कि भारत में ऐसे शक्तिशाली मंदिरों के अस्तित्व के बारे में भी कोई नहीं जानता था। मेरे और मेरे अधिकांश परिवार और रिश्तेदारों के लिए सभी मंदिर समान थे। अगर हमें किसी खास मौके पर शहर के किसी मंदिर में जाना हो तो वह कनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर होगा। फिर हम दर्शन को सीपी के कई प्रसिद्ध रेस्तरां में से एक में खाने के कार्यक्रम के साथ जोड़ भी देंगे। तब मंदिर पीछे छूट जाएगा और रेस्तरां और मेनू और आइसक्रीम के चयन पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। अगर हमें किसी विशेष अवसर या तीर्थ यात्रा के लिए शहर के बाहर किसी मंदिर में जाना होता है तो वह वैष्णो देवी ही होता है। वहाँ फिर से यात्रा, ट्रेन का सफ़र, मुफ्त लंगर, ट्रैकिंग, अच्छा होटल आदि के बारे में पूरी योजना बनेगी और पूरी यात्रा का वास्तविक उद्देश्य जो वैष्णो देवी दर्शन था, एक और गतिविधि और आकस्मिक बन जाएगा। मुझे लगता है कि केवल पूजा के लिए किसी भी मंदिर में जाने के लिए जो समर्पण और प्रेरणा चाहिए वह शायद मुझ में नहीं है। लोग 4 कारणों से पूजा करते हैं: अर्थ, अर्थात, जिज्ञासु और ज्ञानी। पहला, अगर वे भगवान से कुछ मांग रहे हैं, जैसे धन, नौकरी, बच्चा, विवाह। दूसरा, अगर वे इससे कमाई कर रहे हैं, जैसे पुजारी करते हैं। तीसरा, यदि वे ईश्वर के अस्तित्व के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। चौथा, वे जो ईश्वर के अस्तित्व के बारे में जानकार हैं और उसके साथ आत्मिक संबंध तलाश रहे हैं। अधिकांश आधुनिक नए युग के शहर के लड़कों की तरह मैं पहली श्रेणी में था और भगवान से सिर्फ कुछ मांगने के लिए ही मंदिरों का विचरण करता था और भगवान के साथ कोई आंतरिक संबंध नहीं रखता था। केदारनाथ मंदिर जाने के बाद वह भी शायद वास्तव में एक गलती से पहुंचा या कोई दैवी हस्तक्षेप या बुलावा था। मैं निश्चित रूप से ईश्वरीय शक्ति की ओर आकर्षित हुआ था। फिर ज्योतिर्लिंगों के बारे में सुमन से एक कहानी सुनने के बाद मैं पहले प्रकार से तीसरे प्रकार की ओर बढ़ने लगा था। यानी भगवान से कुछ मांगने के बजाय मुझे उनके अस्तित्व और उनमें निहित शक्तियों के बारे में दिलचस्पी हो गई थी और अब मैं इस अदृश्य ब्रह्म ऊर्जा के बारे में और जानने के लिए उत्सुक था। सुमन से मिलने के बाद मुझे पहली बार एहसास हुआ कि कुछ लोग चौथी श्रेणी में भी होते हैं। मतलब वह भगवान के अस्तित्व के बारे में जानते हैं और उससे अपना एक मानसिक और आत्मिक संबंध रखते हैं। शायद जो बाबा जी मुझे केदारनाथ जाते हुए मिले थे वह भी चौथी श्रेणी के ही थे, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। कोई आवाज़ मुझे कह रही थी कि शायद सुमन मेरी आर्त मांगने वाला से जिज्ञासु से ज्ञानी तक की यात्रा में मेरी मार्गदर्शक होंगी। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। मुझे अपने स्कूल की प्रार्थना याद आ गई। शायद वह वो ज्योति हो जो मुझे अंधेरे से बाहर निकाल सके। शायद वह इस मुकाम तक पहुंचने का मात्र
मेरा एकमात्र ज़रिया थी और ये एकमात्र मौका था। और सबसे बढ़कर वह चुंबक थी जो मुझे अपनी ओर खींच रही थी और मैं उसकी ओर खींची जाने वाली सूचक की सुई था। इसलिए बिना समय गंवाए, बिना यात्रा की तारीखों और ऑफिस की प्रतिबद्धता को जाने, मैंने उसे और कार्तिक को तुरंत जवाब लिख दिया। हाय सुमन, ईमेल का उत्तर देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि अब आप जानती हैं कि ज्योतिर्लिंग यात्रा पर जाने का मेरा इरादा वास्तविक था। मुझे और भी खुशी है कि आपने मुझे अपनी यात्रा का हिस्सा माना और आप सभी के साथ रहने का एक और मौका दे रही हैं। मैं इस ट्रिप में आप लोगों के साथ चलूँगा और मुझे भी पूरे प्रोग्राम में अपने साथी गिनें। कृपया मुझे यात्रा की तारीखें बता दें जिससे मैं अपना रिजर्वेशन करा लूँ। मैं जल्दी ही आपसे आगे सुनने के लिए उत्सुक हूँ। सादर, रौनक। केदारनाथ यात्रा, जो काफ़ी हद तक एक संयोग से दर्शन थी, मैंने इस यात्रा की योजना बनाना शुरू कर दिया। जबकि सुमन ने मुझे सभी ज्योतिर्लिंगों का स्थान बताया था, लेकिन मुझे यह ठीक से याद नहीं था। मैंने इंटरनेट पर, याहू और गूगल मैप्स पर खोज की और पाया कि उज्जैन में एक को छोड़कर कोई भी ज्योतिर्लिंग मुख्य शहरों में नहीं था। मैंने आसपास के क्षेत्रों की जांच की और पाया कि औरंगाबाद और ओंकारेश्वर के ज्योतिर्लिंग लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों के बहुत करीब थे। अजंता और एलोरा की गुफाएं, जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल थी, दौलताबाद का ऐतिहासिक किला, नर्मदा नदी, इन सभी ज्योतिर्लिंगों के पास ही थी। पर्यटन और रोमांच वाले कीड़े ने मुझे फिर से काट लिया। मेरा दिमाग सक्रिय हो गया, दिल जीवंत हो गया और मैंने 5 ज्योतिर्लिंगों और अजंता एलोरा की गुफाओं और दौलताबाद के किले की इस यात्रा की अपनी मार्ग योजना बनाना शुरू कर दिया। हालांकि मुझे पता नहीं था कि वे इन जगहों की यात्रा करना चाहेंगे या नहीं और मुझे कुछ हिस्सा अकेले करना पड़ सकता है, लेकिन मैं ये सोचकर उत्साहित था कि यात्रा सुमन और कार्तिक के साथ होगी। मैं उत्तर भारत के ज़्यादातर महानगरों और बड़े शहरों में गया था, जबकि ये यात्रा मुझे छोटे शहरों और अज्ञात स्थानों पर ले जाएगी। इस भ्रमण में मैं इतिहास, धार्मिक स्थल, छोटे शहर, मंदिर, पुरातत्व, विरासत और समग्र रूप से भारत के हृदय स्थल को देखूंगा। अब मैं उनमें से किसी एक के यात्रा की तारीखों और कार्यक्रम के साथ लिखने की प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ हफ्तों बाद मुझे कार्तिक से ईमेल आया और हमने अपना प्रोग्राम फाइनल कर लिया। कार्तिक बहुत अच्छा लड़का था। जैसा कि मैंने पहले बताया, रिवर राफ्टिंग ट्रिप के दौरान हम अच्छे दोस्त बन गए थे। वह एक खुशमिजाज, चुलबुले और अच्छे व्यवहार वाला व्यक्ति था। उसके बोलने का लहजा एक ठेठ दक्षिण भारतीय जैसा था, लेकिन सुमन की तरह वह भी काफ़ी अच्छी हिंदी बोलता था। हालांकि मैं उसकी हिंदी बोलने की शैली पर टिप्पणी करने वाला कोई व्यक्ति नहीं हूँ और मुझे कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं तो तमिल का एक शब्द भी नहीं बोल सकता था। उसे हर वस्तु की रचना में भी रुचि थी और वह हर चीज़ को कामकाज के बारे में उत्सुक था, मतलब पूरा साइंटिस्ट था। मैंने अपनी पिछली यात्रा के दौरान देखा था कि वह अपने साथ कुछ तकनीकी पुस्तक ले आया था और जब भी उसे मौका मिलता था वह उनको पढ़ता था। मैं वास्तव में हैरान था कि कोई मज़ेदार यात्रा में किताबें कैसे पढ़ सकता है। मैंने फिल्म या वयस्क पुरुषों की पत्रिकाओं को छोड़कर किसी भी तरह की किताब नहीं पढ़ी जिनमें ज्ञान बढ़ाने वाले पाठ के बजाय केवल केवल यौन दृश्य और गपशप हुआ करती थी। सच कहूँ तो मैं कार्तिक को काफ़ी पसंद करता था। केवल एक चीज़ जो मुझे पसंद नहीं थी वह यह थी कि वह सुमन के बहुत करीब था और वह भी उस पर बहुत ध्यान देती थी और उसके बारे में छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रखती थी। हमारे बीच कुछ और ईमेल के आदान प्रदान के बाद ये तय किया गया कि हम सभी अक्टूबर में पुणे में मिलेंगे। सुमन पहले से ही पुणे में होगी और तब तक अपना काम ख़त्म कर लेगी और कार्तिक और लक्ष्मी बेंगलोर से पहुंच जाएंगे और मैं दिल्ली से पहुंच जाऊंगा। जैसे जैसे यात्रा का समय करीब आया, मैं बेचैन होने लगा। मैंने तय किया कि मैं दिल्ली से मुंबई के लिए फ़्लाइट लूँगा और फिर मुंबई पुणे यात्रा के लिए बस ले लूँगा। मैंने सुना था कि मुंबई पुणे मार्ग काफ़ी सुंदर था, क्योंकि ये खंडाला और लोनावला के घाटों से होकर गुजरता था। कहते हैं कि समय के पंख होते हैं, लेकिन जब आप यात्रा का कार्यक्रम बनाते हैं और उसका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं तो समय ठहर सा जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मैंने पहले ही अपने ऑफिस में छुट्टियों के लिए आवेदन कर दिया था और फिर अपने दोस्तों
और घर पर बताया कि मैं ऑफिस के काम के लिए मुंबई और पुणे जाऊंगा और फिर वहाँ कुछ दिन की छुट्टी लूंगा। ये कोई असामान्य बात नहीं थी, क्योंकि मुंबई एक आकर्षक पर्यटन शहर था और बेंगलोर के बाद पुणे एक उभरता हुआ आईटी शहर था। अगर मैंने उनसे कहा होता कि मेरी यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य ज्योतिर्लिंग दर्शन है, तो ये असामान्य बात होती। उन्होंने शायद ये भी सोचा होगा कि मैं गलत प्रभाव में पड़ रहा हूँ। अक्टूबर की शुरुआत तक मैंने दिनों की उल्टी गिनती शुरू कर दी थी और यात्रा शुरू होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। दूसरे सप्ताह की शुरुआत में कार्तिक ने मुझे एसएमएस किया कि सुमन मुंबई पहुंच गई है और कुछ ही दिनों में वह पुणे पहुंच जाएगी। इस एसएमएस ने मुझे बेचैन कर दिया और मैं सोचने लगा कि काश मैं भी अब मुंबई में होता और पूरा दिन सुमन के साथ उसका काम देखते हुए बिता पाता। मैंने कल्पना की कि हम जुहू समुद्र तट की रेत पर एक साथ चल रहे हैं और सूरज गहरे समुद्र में डूब रहा है, एक ठेठ हिंदी रोमांटिक फिल्म के दृश्य की तरह। अगली कल्पना में हम एक साथ मुंबई से पुणे की यात्रा कर रहे हैं और बस में कुछ तकनीकी खराबी आ गई है और हम नीचे उतर गए और बहुत हल्की बारिश हो रही है और हम एक दूसरे को खंडाला और लोनावला की खूबसूरत घाटियों में भीगते हुए देख रहे हैं। वाह वाह, क्या ये कल्पना कभी सच हो सकती है? आखिरकार यात्रा का दिन आ गया और मैं बहुत उत्साहित था। अक्टूबर के मध्य तक दिल्ली में सुबह सुहानी होने लगती है। मेरे पास एक हल्का आधा जैकेट था जो सामने से खुला था और ये सुरक्षा के मुकाबले स्टाइल के लिए ज़्यादा था, लेकिन जब ठुड्डी तक जिप किया जाता था तो यह हल्की ठंडी से भी सुरक्षित रहता था। मैं ठीक समय पर एयरपोर्ट पहुंच गया। चेक इन काउंटर पर मैंने खिड़की वाली सीट मांगी और मिल गई। मैंने कई हवाई यात्राएं की, लेकिन मेरे लिए ट्रेन और उड़ान यात्रा का आकर्षण कभी नहीं कम हुआ और खिड़की की सीट से बाहर देखना उस आकर्षण का हिस्सा था। उड़ान भरने के कुछ समय बाद मुझे नींद आ गई और केवल नाश्ता परोसने वाली ट्रॉलियों और फ्लाइट अटेंडेंट की हलचल से मेरी नींद खुली। फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट से कुछ ही मिनटों की दूरी पर थी और मैंने खिड़की से बाहर देखा। दृश्य जीवंत लेकिन निराशाजनक और मार्मिक था। सी क्रीक से शुरू होकर हवाई अड्डे की सीमा तक, धंसे मैदानों के रसातल से लेकर छोटी पहाड़ी की चोटी तक, एक दूसरे में घुसी हुई, दीवार से दीवार तक जुड़ी हुई हजारों छोटी छोटी झोपड़ियां थीं, जिन्हें आमतौर पर झोपड़पट्टी कहा जाता था और उनमें लाखों लोग रहते थे। घर 100 से 200 वर्ग फुट से अधिक नहीं होंगे, जिनमें से प्रत्येक में जर्जर दीवारें और नीले टीन या टारपलिन से बनी छतें होंगी जो उन पर बड़े पत्थरों से बंधी हुई थी। ये विरोधाभासी था कि ये निचली झुग्गी झोपड़ी की अनगिनत जनसंख्या ऊंची उड़ानों में बैठे चंद लोगों के साथ चार दीवारी साझा कर रही थी। गरीबी और संपन्नता का इतना बड़ा अंतर जो कहीं मिला हुआ था, शायद दुनिया में कहीं भी दिखाई ना दे। हवाई अड्डे के बाहर निजी संचालित कैब की लाइनें थीं और दलाल पुणे के लिए यात्रियों को इकट्ठा करने में व्यस्त थे। इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाता, उनमें से एक मेरे पास आया और पूछा, पुणे? हाँ, मेरे साथ आओ। और वह मुझे एक प्रतीक्षारत टाटा इंडिका के पास ले गया जो थोड़ा आगे खड़ी थी। मैं उस कार के पास गया और देखा कि वह खाली थी और कोई दरवाज़ा बंद नहीं था और सारी खिड़कियों के शीशे नीचे थे। मैंने अपना सामान आगे की सीट पर रख दिया और चारों ओर देखा। पास ही एक चाय की दुकान थी। हमने 15-20 मिनट में चलना शुरू किया। हालांकि ये मुंबई की मेरी पहली यात्रा नहीं थी, लेकिन सड़क के रास्ते मुंबई से पुणे की यह मेरी पहली यात्रा थी और मैं ड्राइव के खूबसूरत हिस्से के शुरू होने का इंतज़ार नहीं कर सकता था। यहाँ से लोनावला कितनी दूर है? मैंने ड्राइवर से लगभग यात्रा की शुरुआत में ही पूछा। 2-3 घंटे लगेंगे, उसने उत्तर दिया। क्या जुहू हमारे रास्ते में आएगा? मैंने उत्साह से पूछा। नहीं, ये दूसरी तरफ है, उसने बिना किसी दिलचस्पी से जवाब दिया। उसके जवाब देने के अंदाज से ये लगा कि उससे ये सवाल मेरी तरह बहुत सारे लोग पहले भी पूछ चुके हैं। भारत के फिल्म शौकीन लोगों के लिए मुंबई का मतलब काली पीली फिएट टैक्सी, लोकल ट्रेन, झोपड़पट्टियाँ, चौल, ऊंची इमारतें, मरीन ड्राइव और जुहू बीच था। बॉलीवुड ने हमें यही सिखाया था। मुंबई एक सपनों का शहर था, खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता के लिए।
जिनके पास काम करने के अवसर बहुत कम होते थे। वह सिर्फ बड़े बड़े सपने ही बुन सकते थे और उन्हीं सपनों को लेकर ज़्यादातर बेरोजगार युवक युवतियां, नव दंपति, अपनी ज़िंदगी शुरू करने वाले लड़के और बहुत से कॉलेज और स्कूल से भागे हुए छात्र मुंबई में रोज़ाना आया करते थे। वह इस उम्मीद में आते थे कि यहाँ पर वह भी एक सुपरस्टार बन जाएंगे और उन सब ज़्यादातर नौजवानों की उम्मीद का एक बड़ा केंद्र था फिल्म इंडस्ट्री। चलचित्र जगत ने हम सब लोगों को एक सपनों के ताने बाने में बुना हुआ था और उसमें मुंबई आने वाला हर नौजवान अपने आप को उन्नति के और कामयाबी के शिखर पर ही बैठा देखता था। लेकिन जहाँ से मेरी टैक्सी जा रही थी, ये मुंबई ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई गगनचुंबी ऊंची इमारतें नहीं थीं, कोई चौल नहीं थी, यहाँ तक कि बहुत सारी झोपड़ियाँ भी नहीं थीं। कोई मरीन ड्राइव नहीं था और ना ही कोई जुहू समुद्र तट। मैंने लोकल ट्रेनें भी नहीं देखी। क्या मैं सच में मुंबई में था? ये सामान्य लोगों, सामान्य यातायात और बाजारों और दुकानों के साथ किसी भी अन्य शहर की तरह दिखता था जो दिल्ली में भी मिल जाएगा। नाम मराठी में लिखे गए थे और चूंकि लिपि हिंदी थी, इसलिए वह भी बहुत अलग नहीं दिखती थी। हाँ, बहुत सारी काली पीली टैक्सियां थी जिसमें मुझे केवल इतना सुकून मिला कि हम वास्तव में मुंबई में हैं। थोड़ी देर बाद हम एक पुल पर चढ़ गए जिसके दोनों तरफ पानी का विशाल विस्तार था। ये कौन सी जगह है? मैंने ड्राइवर से पूछा। वाशी ब्रिज। एक विराम के बाद उसने कहा, नवी मुंबई। हमारे पुल के दाहिनी ओर मुझे एक दूसरा पुल दिखाई दिया जिसके ऊपर बिजली की तारें चल रही थी। मैं कौतूहलवश ही था कि ये पुल किस काम के लिए आ रहा होगा और तभी पीछे से मुंबई की मशहूर लोकल ट्रेन उस पुल के ऊपर दौड़ती दिखाई दी। वह लोकल ट्रेन हमारी ही दिशा में मुंबई से नवी मुंबई जा रही थी। करीबन 8 डब्बों की वह लोकल ट्रेन भरी हुई थी और लोग बाहर तक लटके हुए थे। कुछ लोग तो भीड़ के कारण बाहर लटके हुए थे, लेकिन ज़्यादातर लोग तो बाहर लटक के ठंडी हवा और पानी का मज़ा ले रहे थे। लोकल ट्रेन देखने के बाद अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मैं मुंबई शहर में ही हूँ। थोड़ी देर बाद बाईं ओर दूर दराज में छोटे छोटे घाट नुमा पहाड़ दिखने लगे। ये कुछ वैसा ही था जैसी मैंने कल्पना की थी। हालांकि इस दृश्य में मेरी कल्पना के टुकड़े अभी भी गायब थे। खंडाला, बारिश और सुमन। उसकी याद से होठों पर मुस्कान आ गई। काश वो भी इस सफ़र में मेरे साथ होती और हम पीछे की सीट पर साथ में बैठे होते। हाथों में हाथ, कंधे पर सर। कभी तो ऐसा होगा। यात्रा कुछ और देर चलती रही और धीरे धीरे मेरे आंखों के सामने नज़ारा खुलने लगा। दोनों तरफ पहाड़ियाँ दिखाई देने लगी और बहुत सारी ज़मीन साफ करके एक्सप्रेसवे बनाया गया। मुझे जल्द ही ये स्पष्ट हो गया कि ऐसा नहीं है कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बिना किसी कारण के प्रसिद्ध था। हम 6 लेन की सीमेंट वाली पक्की सड़क पर 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से यात्रा कर रहे थे। कारों के लिए अलग और भारी वाहनों के लिए अलग लेन बनी हुई थी। सड़क के दोनों तरफ एल्यूमिनियम की रेलिंग लगी हुई थी जो कि किसी दुर्घटना की स्थिति में वाहन को खाई में गिरने से रोक देगी। सड़क से लगभग 50 से 100 फीट की दूरी पर तार लगे थे जो मनुष्य और जानवरों को गलती से सड़क के पार गिरने से रोकते थे। किसी भी दुर्घटना या किसी वाहन के खराब होने की स्थिति में अधिकारियों से संपर्क करने के लिए हर कुछ किलोमीटर पर फोन टावर भी लगाए गए थे। ये वास्तव में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा था जिसे हमने अभी तक सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों में ही देखा था। शहर और उसका यातायात और मानव निर्मित ऊंची इमारतें समाप्त हो चुकी थीं और अब हम प्रकृति की गोद में थे। घाटखंड शुरू हो गया था और छोटी छोटी पहाड़ियों ने हमें घेर लिया था। हवा साफ थी और साथ ही भरपूर हरियाली थी। मानसून का मौसम अभी समाप्त हुआ था और प्रचुर मात्रा में बारिश ने सड़क के किनारे घास और वनस्पतियों की बहुतायत में वृद्धि की थी। यहाँ पर कई भोजनालय और पेट्रोल पंप थे। मैं एक रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचा और वहाँ पर खाने की विविधता देखकर मैं हैरान रह गया। यहाँ पर महाराष्ट्र और गुजराती खाने का एक संगम था। वड़ा पाव, दाबेली, फ्रेंकी, पाव भाजी, ढोकला, चिक्की और ना जाने कितनी तरह के महाराष्ट्री और गुजराती व्यंजन मेन्यू में लिखे हुए थे। When in Rome, live like Romans, मतलब जैसा देश वैसा भेष। जब मुंबई में हो तो मुंबई वालों की तरह खाओ और इसलिए मैंने खाने के लिए वड़ा पाव ऑर्डर किया।
वड़ा पाव मुंबई का हर जगह पाया और खाया जाने वाला व्यंजन है और इसे हर वर्ग का व्यक्ति खाता है। रेलवे स्टेशन के कुली से लेकर लोकल ट्रेन में सफ़र करने वाली महिलाएं, हाथ का ठेला खींचने वाले से लेकर ऑटो चालक तक, चलती फिरती रेहड़ियों से जो इसे 5 रुपए में खरीदते हैं और 2 वड़ा पाव और कटिंग चाय पीकर पूरे दिन का गुजर कर सकते हैं। दूसरी ओर अमीर और प्रसिद्ध व्यक्ति भी वही वड़ा पाव बड़ी और प्रतिष्ठित दुकानों से या कभी कभार सड़क के किनारे की दुकानों से ही खरीदते हैं। खाना खत्म करने के बाद हमने आगे की शुरुआत की और अब हम पूरी तरह से घने पश्चिमी घाटों से घिरे हुए थे। यहाँ के पहाड़, चट्टानों और हरियाली का अजीब मिश्रण थे। ये पूरा इलाका पथरीला था, लेकिन चारों ओर भरपूर हरियाली थी। मानसून लगभग समाप्त हो चुका था, लेकिन फिर भी बारिश के अवशेषों से चट्टानें कुछ गीलापन लिए हुए थीं। इधर उधर छोटी छोटी जलधाराएं बह रही थीं और सारी वनस्पतियां गीली या नम थीं। बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन बादल छाए हुए थे और हम लोनावला के घाटों को पार कर रहे थे। मैंने पूरी यात्रा का भरपूर आनंद लिया था। मैंने अपनी आंखों के रास्ते से मौसम, घटाओं और पहाड़ों को कैद कर लिया था और वे मेरे दिमाग की स्क्रीन पर अंकित हो गए थे और अब मैं जब चाहूँ इसे वापस देख सकता था। इस विचार से हृदय को सार्थक संतुष्टि मिल रही थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने सोचा था या चाहा था, सिवाय इसके कि सुमन भी मेरी कल्पना में थी। एक तरफ मैं चाहता था कि ये सिलसिला चलता रहे और दूसरी तरफ मैं सुमन से मिलने के लिए जल्दी से पुणे पहुंचना चाहता था। ये दिल बड़ा साधक और धोखेबाज है। सुखों की तलाश जारी रखने के लिए ये अपनी चाल चलता है और आपको धोखे में रखता है कि आप अपनी मर्जी के मालिक हो। ऐसा नहीं है। वास्तव में हम सब लोग अपने दिल के सिर्फ गुलाम हैं। अब जब हम पुणे पहुंचने वाले थे तो मेरा दिल ज़्यादा ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने खिड़की से बाहर देखा। पहाड़ कम होने लगे और जल्द ही गायब हो जाएंगे, लेकिन मेरे दिमाग में विचारों और आत्मनिरीक्षण के पहाड़ उभरने लगे थे और ऊंचे होते जा रहे थे। मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं क्या ढूंढ रहा हूँ? सुमन निश्चित रूप से यहाँ होने का आकर्षण थी और अगर वह यहाँ नहीं होती तो निश्चित ही मैं भी यहाँ नहीं होता। ये यात्रा मैं उसके साथ या शायद केवल उसके साथ करना चाहता था, लेकिन उसके अलावा ये यात्रा भी मेरे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण थी और सार्थक थी। ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, मोक्ष की यात्रा। मैं दुविधा में था। मैं असमंजस में था कि मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ, मुक्ति या बंधन, सांसारिक इच्छाओं से मुक्ति या प्रेम का बंधन। पुणे पहुंचने के बाद होटल की दूरी कुछ ज़्यादा नहीं थी। दूरी तो ज़्यादा नहीं थी, पर फासला अभी भी बहुत तय करना था। जब मैं होटल पहुंचा तब तक शाम ढल चुकी थी। हृदय सामान्य गति से अधिक धड़क रहा था। मन खुशी के पलों की उम्मीद कर रहा था और आंखें सुमन से मिलने के लिए खुद को प्रशिक्षित कर रही थी। मैं होटल के रिसेप्शन पर पहुंचा और पूछा, प्लीज चेक, कृपया जांचें कि क्या कार्तिक के नाम से कोई बुकिंग है। हाँ, है। मैं उनके साथ हूँ। क्या आप कृपया यहाँ प्रतीक्षा कर सकते हैं? उसने बहुत विनम्रता से पूछा और मुझे रिसेप्शन के सोफे पर प्रतीक्षा करने के लिए कहा। फिर उसने अपने रिसेप्शन के फ़ोन से उन्हें कमरे में फ़ोन किया, कुछ बात की और फ़ोन वापस रख दिया। फिर मेरी ओर देखकर सिर हिलाया और अपना काम करने लग गया। मैं सोफे पर बैठकर आसपास देखने लग गया। ये एक सामान्य मध्यम बजट का होटल था और इसमें कुछ भी फैंसी नहीं था। मैंने चारों ओर देखा। दीवार पर कुछ तस्वीरें, गमले में कुछ पौधे, अंग्रेजी और मराठी अखबार की प्रतियां सेंटर टेबल पर पड़ी थीं। मुख्य हॉल के अंत में रेस्तरां का दरवाज़ा था, जो अभी तो बंद था, लेकिन रात के खाने के दौरान निश्चित रूप से व्यस्त होता होगा। केवल एक विशेषता, बड़ी कांच की दीवार थी, जो सड़क की गतिविधियों, बाहर की हरियाली और निश्चित रूप से बहुत सारी प्राकृतिक रोशनी का अच्छा दृश्य प्रस्तुत करती थी। मुझे सोफे पर बैठे 2 से 4 मिनट हो गए, लेकिन ऊपर से कोई नहीं आया, तो मैं थोड़ा हैरान होने लगा। कहाँ हैं सब लोग? कहीं बाहर तो नहीं गए हुए हैं? लेकिन रिसेप्शन वाले ने किसी से तो फ़ोन पर बात की थी। इसका मतलब कोई तो कमरे में ज़रूर है। तभी लिफ्ट के दरवाजे पर कुछ आवाज़ और हलचल हुई और मैंने सुमन को लिफ्ट से बाहर आते देखा। एक बार के लिए मेरे दिल की धड़कन रुक गई। फिर मैं सामान्य हुआ। होठों पर एक मुस्कुराहट सी आई और मैंने नज़र उठाकर उसकी ओर देखा। वह एक आरामदेह पोशाक में थी, जो ये बता रही थी कि उसने दिन में किसी समय में अपना काम खत्म कर लिया था और अब आराम से कमरे में रिलैक्स कर रही थी।
उसे देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। वैसे तो मुझे शुरू से पता था कि वह इस प्रोग्राम का हिस्सा है और हमारे साथ ही रहेगी, लेकिन उसे सामने से देखकर जो संतोष और आत्मीयता का एहसास हुआ वह बयान करना मुश्किल था। मैं तुरंत उठा और उसकी ओर बढ़ा। वह अकेली थी, ना कार्तिक था और ना लक्ष्मी। उन दोनों में से किसी की कंपनी के बिना उसके साथ इस तरह मिलने का ये मेरा पहला मौका था। मेरे भीतर एक आंतरिक संघर्ष चल रहा था। दिल उसकी ओर दौड़ना चाहता था और उसे कसकर गले लगाना चाहता था और जोर से चिल्लाना चाहता था, कहाँ थी तुम इतने दिनों से? मैंने तुमको हर दिन याद किया और बहुत मिस किया। दूसरी ओर दिमाग ने सलाह दी कि इस तरह का कुछ भी संभव नहीं है और सरल कदम आगे बढ़ाना और मुस्कुराना और नमस्ते कहना बेहतर है। मैंने आखिरकार अपने दिमाग का अनुसरण किया और उसकी ओर बढ़ा, लेकिन वह मुझसे अधिक उत्साहित और सहज व्यक्तित्व की लड़की थी। वह तेजी से मेरी ओर बढ़ी, अपनी बाहों को बढ़ाया और मेरी हथेलियों को अपने हाथ में ले लिया। व्यापक रूप से मुस्कुराई और खुशी से बोली, हाय रौनक, तुम कैसे हो? एक लंबे अंतराल के बाद तुमसे फिर मिलकर कितना अच्छा लग रहा है। वह मुझसे 2 फीट से भी कम दूरी पर खड़ी थी, मेरे दोनों हाथों को पकड़कर सीधे मेरी आंखों में देख रही थी और मैं चाहता था कि यह पल हमेशा के लिए रुक जाए, हमेशा यूं ही रहने दो। मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया था और मैं कहीं और यात्रा नहीं करना चाहता था। मैं इन सुंदर और बोलती आंखों की गहराई में डूब रहा था और बचना नहीं चाहता था। मैं परिपूर्णता और आनंद की स्थिति में था और इससे बाहर नहीं आना चाहता था। मुझे निर्वाणा मिल गया था। मैं ठीक हूँ, तुमको देखकर बहुत अच्छा लगा। क्या हालचाल है? मैंने अपने आप को संभालते और होश में लाते हुए बदले में पूछा। आई एम फाइन। मुझे यहाँ मुंबई और पुणे में बहुत मज़ा आ रहा है। आपको ऐसा अवसर और कहाँ मिलेगा जहाँ पर कि आप अच्छी जगह घूमें और वो काम करें जो आपको करना पसंद है, उसके बदले में आपको पैसे भी मिले। उसने लगभग हंसते हुए कहा। मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आईं। चलो सखी उस देश में जहाँ कृष्ण का राज, दही बिके दर्शन होए एक पंथ दो काज। हम सब एक पंथ दो काज कर रहे थे। मैं भी दो ही कर रहा था। ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे और सुमन के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। ये आपका अनूठा गुण है। हमें अपने काम को वैसे ही प्यार करना सीखना चाहिए जैसे तुम करती हो, और फिर ये काम कभी नहीं बल्कि केवल प्रेम प्रसंग होगा। मैं बोला, तुमने सही कहा और हमें भी तुमसे कुछ सीखना चाहिए। वो क्या है? मैंने आश्चर्य से पूछा। कम सामान के साथ यात्रा कैसे करें? उसने मेरे सिंगल बैग को देखते हुए कहा। तुम मैनेज कैसे करते हो? अब हंसने की मेरी बारी थी। मेरे पास पहनने के लिए बहुत सारे कपड़े नहीं है। हो सकता है कि मैं उतना ज़्यादा अर्न नहीं करता जितना तुम करती हो। मैंने फिर मुस्कुराते हुए कहा, बात सैलरी ज़्यादा या कम की नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि तुम जो कमाते हो उसे खर्च करने के लिए तुम्हारी प्राथमिकता कहीं और हो। कहाँ? इन द लिक्विड प्रॉपर्टीज। मैंने शिवपुरी में देखा था। मैं अपनी दारू की तरल चीज़ों के रूप में संदर्भित करने पर जोर से हंसा। इस बीच मैंने कार्तिक और लक्ष्मी को सामने के दरवाजे से प्रवेश करते देखा। हाय रौनक, हाउ आर यू फ्रेंड? कार्तिक लगभग दौड़ता हुआ आया और हमने एक दूसरे को गले लगाया। मैंने भी उसका बराबरी में साथ दिया और उतना ही गर्मजोशी से मिला। फिर मैं लक्ष्मी की ओर बढ़ा और उससे हाथ मिलाया। हमने एक दूसरे को ग्रीट किया और हालचाल पूछा। ये एक ऐसा क्षण था जब मुझे लगा कि हम चारों का रिश्ता और मजबूत हो गया। चलो अपना बैग उठाओ और हम अपने कमरे में चलते हैं, कार्तिक ने कहा। हमारा कमरा? मैं थोड़ा अस्पष्ट और भ्रमित हो गया, लेकिन फिर भी मैंने सामान उठाया और उनके साथ लिफ्ट लॉबी में चला गया। हमने 2 कमरे बुक किए हैं, एक इन 2 लड़कियों के लिए और एक हम लड़कों के लिए। कार्तिक के साथ कमरा शेयर करना एक नया और कुछ अलग सा अनुभव था। अपने छात्रावास के दिनों के बाद मैंने अपने परिवार के करीबी सदस्यों को छोड़कर किसी के साथ अपना कमरा शेयर नहीं किया था, लेकिन यह ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। हमारे कमरे एक दूसरे के आमने सामने थे और अपने कमरे में जाने के बजाय सुमन और लक्ष्मी दोनों हमारे कमरे में आ गए और बिस्तर पर बैठ गए। कार्तिक ने पलंग का दूसरा कोना लिया और मैं कुर्सी पर बैठ गया। तो पूरी ट्रिप का प्लान क्या है? हम कौन कौन सी जगह जा रहे हैं? कैसे घूमेंगे? कहाँ ठहरेंगे? लक्ष्मी ने उत्साह से पूछा। सुमन हमारी मार्गदर्शक हैं और रौनक ने रोमांचक चीज़ों की योजना बनाई होगी, और क्योंकि हमारे पास 2 आदर्श योजनाकार हैं इसलिए मैंने इसके बारे में नहीं सोचा है। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए और हवा में हाथों को फैलाकर नकली आराम का नाटक करते हुए कहा। अचानक
3 जोड़ी आंखें सुमन की ओर मुड़ गईं। उसे यकीन था कि यह सवाल उसके पास आएगा और वह तैयार थी। उसने कहा, जैसा कि हमने पहले तय किया था, यहाँ के आसपास 5 ज्योतिर्लिंग हैं और 2-3 दिनों के समय में उन सभी के दर्शन करना काफ़ी आसान है। हम एक कैब किराए पर लेंगे और यहाँ से कल सुबह शुरू करेंगे। हमारा पहला पड़ाव भीमा शंकर होगा। दर्शन समाप्त करने के बाद हम नासिक शहर की ओर बढ़ेंगे, जहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। रात में हम नासिक शहर में रुकेंगे और अगले दिन औरंगाबाद के लिए प्रस्थान करेंगे। कृष्णेश्वर का ज्योतिर्लिंग शहर के पास ही है। फिर वहाँ से हम ओंकारेश्वर जाने के लिए बस या ट्रेन लेंगे और फिर अंत में महाकालेश्वर के दर्शन के लिए उज्जैन शहर जाएंगे। बस इतना ही, और भगवान ने चाहा तो हम इन्हें अगले 5-6 दिनों में पूरा कर लेंगे। वह इतना बोलकर रुक गई और हम लोगों की ओर देखा। मैंने सोचा था कि हम कुछ और समय एक साथ बिताएंगे। मैंने अजीब नज़रों से देखते हुए पूछा, हाँ, हम निश्चित रूप से अधिक समय बिता सकते हैं अगर हमारे पास कुछ और दिलचस्प करने के लिए है। सुमन हमें केवल मंदिरों में ले जाएगी। कार्तिक ने उस पर चुटकी लेते हुए कहा, तो तुम ही सुझाव दे दो कि अधिक दिलचस्प करने को और क्या है। सुमन ने लगभग पूरी तरह से जानते हुए कहा कि कार्तिक के पास कोई अन्य योजना नहीं होगी। ठीक है, उसने आगे कहा, शायद रौनक सुझाव दे सकता है। इस बार मैं तैयार होकर आया था। मैंने बहुत सारी इंटरनेट खोज की थी और मुझे यकीन था कि मैं इसे और अधिक रोचक बना पाऊंगा और निश्चित रूप से उन्हें आश्चर्यचकित कर दूंगा। मैंने पलटकर सबसे पूछा, हमारे पास कितने दिन हैं? और किसी के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना मैंने घोषणा की, मैं पूरे अगले हफ्ते की छुट्टी पर हूँ। पिछले 10 दिनों में मैंने भी इस पोलियो वाले प्रोजेक्ट पर काफ़ी काम किया और अगले हफ्ते आसानी से ऑफिस से बाहर रह सकती हूँ। सुमन ने अंगड़ाई लेते हुए हाथ पैर फैलाए, जिससे संकेत मिलता है कि उसकी छुट्टी शुरू हो गई थी। कार्तिक और लक्ष्मी हैरान दिखे। कम से कम प्लान तो बताओ, लक्ष्मी ने कहा। मैंने सभी को समझाना शुरू किया। सुमन ने कहा कि हम नासिक जाएंगे तो आस्था और भक्ति का स्थान साईं बाबा का मंदिर भी नासिक के पास ही है और हम इसे मिस नहीं कर सकते। आगे सुनिए। अब हम औरंगाबाद जा रहे हैं तो वहाँ पर अजंता और एलोरा की विश्व प्रसिद्ध यूनेस्को हेरिटेज गुफा है और वहाँ प्रसिद्ध दौलताबाद किला भी है। मैंने उन तीनों को देखा और उनकी आंखों की चमक ने मुझे बताया कि वे इस यात्रा योजना से सहमत हैं। किसी का कोई विरोध नहीं था। रौनक, मैं इस प्लान में पूरी तरह से सहमत हूँ। सुमन ने अपनी उज्ज्वल आंखों, चौड़ी मुस्कान और अपने चेहरे को एक तरफ झुकाकर अपनी सभी खुश भावनाओं को प्रदर्शित करते हुए कहा। मुझे भी उसे इतना खुश देखकर बहुत खुशी और गर्व महसूस हुआ। उसकी आंखों में चमक और उसके चेहरे पर खुशी ने मुझे आनंदित कर दिया और अपनी नज़रों में अपनी ही कीमत बढ़ गई। मैंने कमरे में अन्य 2 व्यक्तियों को देखा। लक्ष्मी मुस्कुरा रही थी और बोली, रौनक, गुफाओं, नदी और चट्टानों की खोज का यह सफ़र रोमांचक होगा। मैं भी तैयार हूँ। हाँ, पिछली बार हमने रिवर राफ्टिंग की थी, इस बार हमें रॉक क्लाइंबिंग करने का मौका मिलेगा, कार्तिक ने कहा। मुझे किसी के साथ ज़्यादा समझाने या मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हम सभी एक साथ छुट्टी मनाने के लिए मानसिक रूप से तैयार थे। जब तक हमने अपनी आगे की यात्रा संबंधी चर्चा पूरी की तब तक रात के खाने का समय हो चुका था। दोनों लड़कियों ने कहा कि वे कुछ स्थानीय पोशाक की खरीदारी भी करना चाहती हैं। हम सब लोग बाजार गए और दोनों लड़कियां सीधे दुकान में चली गईं। कार्तिक और मैं भी उनके साथ दुकान में गए, लेकिन जल्दी ही बोर हो गए। हम दुकान से बाहर सड़क पर खुले में आ गए। मैं और कार्तिक दोनों आसपास आती जाती हुई लड़कियों को देख रहे थे, लेकिन हम अभी भी एक दूसरे के इतने करीब नहीं थे कि ये चर्चा कर सकें कि कौन ज़्यादा सेक्सी दिख रही है, किसने ज़्यादा टाइट फिटिंग टॉप पहना है, हम किसके साथ समय बिताना चाहेंगे और अन्य ऐसी दिलचस्प बातें जो ज़्यादातर दोस्त जब वे बाजार में इस तरह खड़े होते हैं और ताड़ाताड़ी करते हैं तो गपशप करते हैं। चलो चाय पीते हैं, मैंने इस अजीब स्थिति को बदलने के लिए कहा। हम पान की दुकान पर गए जो कि चाट की दुकान के ठीक बगल में थी और 2 चाय मांगी। उसने 2 चाय डाली जो पहले से तैयार थी और हमें दे दी। मैंने एक सिगरेट भी जलाई और चुस्की और धुएं के साथ सीधे उन लड़कियों की तरफ देखने लगा। कार्तिक अपने मोबाइल में कुछ मैसेज टाइप करने लगा। हम दोनों अपनी अपनी रुचि के अनुसार व्यस्त हो गए। कुछ समय बाद सुमन और लक्ष्मी कुछ बैग लेकर दुकान से बाहर आई, जो इस बात का पर्याप्त सबूत था कि उन्होंने खरीदारी की थी। देखो दोस्तों, मैं इस यात्रा पर केवल जींस टॉप के साथ आई थी,
जो मुंबई की भीषण गर्मी और कुर्ला स्टेशन की भीड़ के बीच काम करने के लिए उपयुक्त थी। मैं मंदिर के लिए केवल 2 कपड़े लाई थी, लेकिन अब हमारी यात्रा लंबी है तो मुझे कुछ ज़्यादा और बेहतर कपड़े चाहिए, है ना? सुमन ने हंसते हुए और अपनी खरीद को सही ठहराते हुए कहा। हालांकि किसी ने ना ही पूछा था और ना ही किसी ने इसका विरोध किया था। अच्छा अच्छा, कार्तिक ने कहा। अब क्या हम खाने के लिए जा सकते हैं? मैं भूख से मर रहा हूँ। हम सीधे एक प्रसिद्ध भोजनालय गए जो असली और शुद्ध महाराष्ट्रियन थाली के लिए जाना जाता था। ये सोशल वर्क क्या था जो आप पिछले 10 दिनों में यहाँ कर रही थी? मैंने सुमन से पूछा। ये बच्चों के लिए पोलियो टीकाकरण अभियान था, उसने जवाब दिया। लेकिन क्या ये सरकार नहीं है जो अमिताभ बच्चन की मदद से पोलियो टीकाकरण अभियान चलाती है? 2 बूंद जिंदगी की, मैंने मजाक में नकल की और उसी तरह से प्रसिद्ध विज्ञापन को बोला जो टीवी चैनलों पर आता था। हाँ, ये एक सरकारी काम है और इसका मजाक मत उड़ाइए। ये एक बड़ी समस्या है जिससे हम सब लड़ रहे हैं, उसने सख्ती से कहा। लेकिन आप तो सरकारी कर्मचारी भी नहीं हो, तो तुम इसमें कैसे शामिल हो? मैंने सावधानी से और स्थिति को संभालते हुए कहा। मैंने महसूस किया कि ये विषय उसके दिल के करीब है। फिर उसने मुझे विस्तार से इस पोलियो टीकाकरण के अभियान के बारे में बताया कि वो कैसे रोज सुबह उठकर झुग्गी झोपड़ियों, रेलवे स्टेशन, लोकल ट्रेन के स्टेशन, बस स्टैंड, घनी आबादी वाली जगह, मुंबई की चौल में अपने ग्रुप के साथ जाया करती थी और पूरे दिन वहां रहकर छोटे छोटे बच्चों को ढूंढकर कैसे उनको पोलियो की 2 बूंद की खुराक पिलाई जाती थी। ये काफ़ी जटिल काम था, इतना आसान नहीं था जितना कि सुनने में लगता है। ओह! ये असली समाज सेवा का काम है। ये कुछ इस तरह का है कि अगर लोग अस्पताल नहीं आ सकते हैं, तो अस्पताल उनके पास जाएगा। एब्सोल्युटली, बदलाव लाने के लिए किसी को काम करने की ज़रूरत है। इन प्रयासों से हम पोलियो मुक्त देश बनाने की ओर बढ़ रहे हैं और अगले 10 वर्षों में भारत से पोलियो का खात्मा हो जाएगा। वह एक विजय भरी मुस्कान और एहसास के साथ बोली। निश्चित ही एक दिन भारत पोलियो मुक्त होगा। छोटे बच्चे बिना किसी गलती के अपने माता पिता की लापरवाही के कारण पोलियो वायरस से प्रभावित हो जाते हैं और उन्हें अपना शेष जीवन खराब पैरों के साथ जीना पड़ता है। और जब वह दिन आएगा तो सुमन और उसके जैसे लोगों को अपनी इस भूमिका पर गर्व होगा जो उन्होंने उस अद्भुत यात्रा में निभाई थी। गुलशन की बहार न बन पाए तो क्या, जहां से गुजरे कुछ खार को कम कर गए। मेरी आंखों में सुमन का सम्मान और भी बढ़ गया। मैंने उसकी आंखों में देखा और उसकी प्रशंसा के लिए अपनी भौहें उठाई और उसने भी मेरी ओर देखा और मेरी प्रशंसा को पहचानने के लिए अपनी पलकें नीचे कर ली। ये एक ऐसा क्षण था जब हमने बिना एक शब्द बोले ही संबंध स्थापित कर लिया। मैंने फिर से अपनी नौकरी की तुलना की, जहां मैं नेहरू प्लेस में वातानुकूलित ऑफिस में बैठता हूँ और सॉफ्टवेयर और कोड पर काम करता हूँ और सोचता हूँ कि मैं अद्वितीय शानदार काम कर रहा हूँ, जबकि सुमन जैसे लोग वास्तव में इस दुनिया में एक वास्तविक बदलाव ला रहे थे। इस बीच हमारा खाना आ गया। ये एक बड़ी गोल थाली थी जिसमें कम से कम 10 तरह के व्यंजन थे। खाना स्वादिष्ट था और हम सब ने खूब चक्कर खाया। वापस होटल में रिसेप्शन वाले ने हमें बताया कि उसने एक स्थानीय टैक्सी की व्यवस्था की थी जो हमें भीमा शंकर और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और नासिक शहर के लिए ले जाएगी और कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रह सकती है। लक्ष्मी और सुमन ने हमें शुभ रात्रि कहा और अपने कमरे में चले गए और कार्तिक और मैं अपने कमरे में आ गए। कमरे में 2 अलग अलग बिस्तर थे। हम एक एक करके अपनी रात की पोशाक में आ गए। किसी बाहरी व्यक्ति के लिए उत्तर दक्षिण के अंतर को मापने का यही सही समय था। मैं अपनी शॉर्ट्स और टी शर्ट में था और वह था अपनी लुंगी और बनियान में। हम पहले एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और फिर जोर जोर से हंसे। कोई भी परवरिश और उससे जुड़ी बुनियादी आदतों को नहीं बदल सकता। आने वाले कुछ दिनों के लिए मैं एक दक्षिण भारतीय के साथ इतने करीब रहने का आनंद लेने जा रहा हूँ। आइए देखें कि क्या हमारी अधिकांश आदतें हमें करीब लाती हैं या एक दूसरे के बीच दूरियां पैदा करती हैं।